चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है। सो आज मैं आपको कराने वाला हूँ गवर्नमेंट कंपनी। क्या कराने वाला हूँ? छोटा सा टॉपिक है बेटा, इसको फटाफट से फिनिश कर लेंगे। ठीक है। आ गया चैप्टर नंबर 2। पेज नंबर कितना है बताना एक बार। कितना? 56। या दिस गवर्नमेंट कंपनी क्या बेटा टॉपिक हमारे पास? गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी का एक अलग से कॉन्सेप्ट इन्होंने डिफाइन किया गया, ध्यान से सुनो, छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे प्रश्न आ सकता है। ठीक है। बिल्कुल ध्यान से सुनना कंसंट्रेशन के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको ना गवर्नमेंट कंपनी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट बताऊं, फिर उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, कंडीशंस वगैरह वगैरह हम देख लेंगे। बढ़िया। तो सर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिसमें मैं आपको सबसे पहले क्या कराने वाला हूँ बेटा? गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। किसके बारे में पढ़ाने वाला हूँ? गवर्नमेंट कंपनी। थोड़ा बहुत आइडिया तो इसको मैं पहले दे चुका हूँ। तो यहाँ पर मेनली एक सेक्शन हम पढ़ने वाले हैं, सेक्शन 455। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? सेक्शन 455। बोलो बच्चों। आज क्या है, डे क्या है? ट्यूसडे। एक सेकंड। लुक, जैसे मान लो, एक कॉन्सेप्ट सुनो सबसे पहले आप लोग। भाई आपने ना एक कंपनी बनाई। क्या करी आपने? एक कंपनी आपने इनकॉर्पोरेटेड करी। ठीक है। और जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो, क्या करते हो बच्चे? जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो, तो भैया जैसे ही अपने कंपनी इनकॉर्पोरेट करें, या तो आप 1% कंपनी बनाओगे। बोलो। या तो आप क्या बनाओगे? प्राइवेट कंपनी। या तो आप क्या बनाओगे? पब्लिक कंपनी। इन जनरली रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे बोलूं या इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे बोलूं, क्या वी आर हैविंग देयर थ्री टाइप्स ऑफ कंपनी ओनली? ओपीसी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। सर जैसे ही हमने कंपनीज बनाई एज पर कंपनीज एक्ट 2013, एज पर कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। तो सर यहाँ पर एक बेसिक सिचुएशन है, कंपनीज एक्ट 2013 के देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोविजंस ओवर देयर। यहाँ पे क्या है बेटा? बहुत सारे प्रोविजन है अराउंड, यहाँ पे है सेक्शन 470 सेक्शन है बेटा। कितने सेक्शन है बेटा? 470 सेक्शन है। तो सर जनरली आपके कंपनी के ऊपर ये सारे ही प्रोविजंस क्या हो जाएंगे बेटा? अप्लाई हो जाएंगे विद सम एक्सेप्शन, मॉडिफिकेशन एक्सेट्रा समथिंग, राइट? बोलो। हाँ जी। तो डिपेंडिंग ऑन द फंक्शनिंग, आप काम क्या कर रहे हो उस हिसाब से आपके ऊपर सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी लाइफ टाइम में कभी भी राइट इशू नहीं लेकर आया, तो क्या मेरे ऊपर सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज अप्लाई होगा क्या? नहीं होगा। आई एम नॉट ब्रिंगिंग एनी काइंड ऑफ इशू, तो क्या मेरे ऊपर सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज भी अप्लाई होगा क्या? नहीं होगा। आई एम नॉट ब्रिंगिंग सम ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट, तो क्या मेरे ऊपर सेक्शन 42 अप्लाई होगा क्या? नहीं होगा। सो दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि प्रोविजन अप्लाई होंगे विद सम सिचुएशंस कि जो आप एक्ट करोगे, हाँ अगर एक्ट करोगे तो जरूर होंगे। बोलो। बट हाँ कुछ सेक्शंस हैं जो मैंडेटरी अप्लाई होते हैं। जैसे आपने ना अभी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था एओसी 4 का, सेक्शन 137, याद है आपको? तो क्या वो तो नॉर्मली सब कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है। हाँ, चाहे आप ओपीसी हो, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, चाहे पब्लिक कंपनी। आपको एओसी 4 तो हर साल फाइल करना ही पड़ेगा। और कुछ और फॉर्म्स होते हैं, जैसे एडीटी 1 हो गया, ठीक है, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है। जैसे कि आपका एओसी सॉरी आईएनसी 20 हो गया, इनकॉर्पोरेशन जब आप करते हो उसके बाद एक कॉमन्समेंट सर्टिफिकेट लेना पड़ता है आपको, है ना? तो कुछ फॉर्म्स, एमजीटी 7 7 ए हो गया, जिसमें आप एनुअल रिटर्न्स फाइल करते हो बेटा। तो ये कुछ फॉर्म्स तो नॉर्मली आपके ऊपर क्या है, एप्लीकेबल है। बोलिए। हाँ। तो कहने का मतलब सर यार ये तो बड़ा ही दिक्कत है कि अगर जैसे मैं कंपनी बनाऊंगा तो मेरे ऊपर क्या अप्लाई हो जाने वाला है? कंपनी एक्ट के सारे प्रोविजन अप्लाई होने वाले हैं। क्या है, कंपनी बनाई है तो अप्लाई तो होंगे। बट मान लो मैंने कंपनी तो बना ली, कंपनी तो बना ली, अभी मैं नो एनी बिजनेस एक्टिविटी कैरी। हो गया भाई?
हाँ, खुद दोबारा करो, उससे करो, सफारी से करो या क्रोम से कर लो, क्रोम से देख लो एक बार। ठीक है, तो 1% कंपनी बनाओगे, चाहे आप प्राइवेट कंपनी बनाओगे, चाहे आप क्या बनाओगे, पब्लिक कंपनी। तो यहाँ पर आपका कोई बिजनेस अभी कैरियर, तो सर आपको दिमाग में बात आती है, सर एक बात बताओ, जब आपका बिजनेस कैरियर नहीं है तो आपने कंपनी बनाई क्यों? तो अपने ऊपर ऑब्लिगेशन लेके आ रहे हो। सर एक जेन्युइन कंसर्न सुनो ध्यान से। मान लो मैं काम कर रहा था इनोवेशन पे। किस पे काम कर रहा था? इनोवेशन पे, मतलब एक ऐसी एक्टिविटी काम कर रहा हूँ जो कि इनोवेटिव है। क्या है? इनोवेटिव है, ठीक है। और जिस एक्टिविटी एक्टिविटी पे मुझे क्या लेना है? पेटेंट लेना है। क्या लेना है? पेटेंट। और मेरे साथ ना मल्टीपल पीपल्स हैं, हम अपने नाम पे नहीं ले सकता, उनको ऑब्जेक्शन होगा। तो मुझे पेटेंट लेने के लिए बेटा क्या चाहिए? कंपनी चाहिए। क्या चाहिए? जिस कंपनी के नाम पे मैं उस पर्टिकुलर, देखो बिजनेस तो नहीं हुआ ना अभी, इनोवेशन कर ही रहा हूँ, है ना, इनोवेशन कर ही रहा हूँ मैं, एक एक स्टेप्स पे इनोवेशन पे पेटेंट लेना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने पेटेंट नहीं लिया तो डेफिनेटली ये राइट्स क्या हो जाएगा बेटा मेरा, कोई और पर्सन इसका यूज कर सकता है। बोलो जी। हाँ, तो कहने का मतलब क्या है सर यहाँ पे, तो मुझे इनोवेशन लेना है, आई मीन इनोवेशन कर रहा हूँ, पेटेंट लेना पड़ेगा। इंडिविजुअल नाम पे नहीं ले सकता, राइट, कंपनी नाम पे लेना चाहता हूँ क्योंकि और भी इन्वेस्टर्स है मेरे साथ। प्रॉब्लम समझ आ रही है? क्योंकि मैंने काम शुरू तो नहीं किया है, मैंने काम शुरू नहीं किया। मेरा जो काम होगा, कंपनी बना तो मैं रहा हूं, बट मेरा काम क्या होगा? फ्यूचर बेस्ड है। क्या है बेटा? फ्यूचर में होगा। या फिर ऐसा हो सकता है चलते चलते भैया बिजनेस ही हमारा बंद हो गया, या हमारा प्रोडक्ट नहीं सेल हो रहा है, बट मुझे पता है फ्यूचर में मैं दूसरा बिजनेस शुरू कर सकता हूँ या इसी बिजनेस को रिवाइव कर सकता हूँ। बट करंटली मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है। कंपनी बंद कर दूंगा तो देयर इज अ प्रॉब्लम, और कंपनी चालू रखूंगा देयर इज ऑल्सो प्रॉब्लम, कि मुझे भले बिजनेस चले ना चले, मिनिमम कंप्लायंस तो करने पड़ेंगे, ऑडिटर को पेमेंट करनी पड़ेगी, बोलो। हाँ, लीगल कंप्लायंस कराने के लिए सेक्रेटरी को पेमेंट करनी पड़ेगी, आरओसी की फीस देनी पड़ेगी। तो मेरे ऊपर एक फालतू का अननेसेसरी बर्डन आ रहा है कि अगर मैं कंपनी नहीं, बिजनेस नहीं भी चला रहा हूँ, फिर भी मुझे कंप्लायंस करनी है। तो लॉ ने बेटा बोला ऐसी कंपनीज जिनका फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, अभी काम नहीं हो रहा है, फ्यूचर में प्रोजेक्ट चलेगा, या फिर अभी हमारा बिजनेस बंद हो गया है बट हाँ फ्यूचर में बिजनेस चलने के आसार है, तो इन कंपनीज के लिए बेटा एक ऑप्शन लेकर आई कि आप ना सेक्शन 455 में अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करा लो। यानी कि जो एग्जिस्टिंग कंपनी है बेटा, वो एक स्टेटस ऑब्टेन कर सकती है सेक्शन 455 में, जिस स्टेटस को मैं एक नाम देता हूं, यहां पर एक स्टेटस मिल जाएगा आपको। क्या मिल जाएगा? स्टेटस मिल जाएगा। किसका? डोरमेंट का। किसका? डोरमेंट का बेसिक अर्थ अगर मैं नॉर्मल सिंपल भाषा बोलूं तो क्या होता है? स्लीपिंग। मतलब एक ऐसी कंपनी है जो इनएक्टिव मोड में चली गई है। किस में चली गई है? अच्छा, इस बेसिस पे ना बहुत सारे कॉम्प्लाइंसेस मेरे रिलैक्स हो जाते हैं। क्या हो जाता है बेटा? बहुत सारे कॉम्प्लाइंस रिलैक्स हो जाते हैं, बट हाँ कुछ मिनिमम कॉम्प्लाइंस तो आपको फिर भी करने पड़ेंगे। बट लगभग जो हैवी कॉम्प्लाइंसेस है जिसके लिए आपको ज्यादा पेमेंट करना पड़ रहा था, वो आपको क्या हो जाएगा बेटा? थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। समझे? बोलो बेटा। हाँ, इसीलिए डॉर्मेंट कंपनी के कॉन्सेप्ट को समझा जाता है कि अगर कोई भी कंपनी जिसका बिजनेस अभी नहीं चल रहा है बट फ्यूचर में चले, राइट, या फिर हमारा प्रोजेक्ट ही क्या है बेटा? फ्यूचर बेस्ड है, अभी हमें कंपनी बनाना है क्योंकि हमें पेटेंट वगैरह ऑब्टेन करना है, तो ऐसी कंपनीज बेटा क्या कर सकती हैं? लाइसेंस ऑब्टेन, सॉरी स्टेटस ले सकती हैं सेक्शन 455 में, और जिस स्टेटस को हम क्या बोलते हैं बेटा? गवर्नमेंट कंपनी। समझ में आया? लिखना जरा इसको। क्या हो भाई अमित, तबीयत खराब है क्या? हम्म। क्या हो रहा है भैया? बुखार है? अच्छा जी। ऐसे कैसे बुखार हो गया? तुम गुस्सा हो जाओ। क्यों बोल रहे थे नालायक? अच्छा, चलो ठीक है, फिर लिखो। कितने कितने टेस्ट है उसमें?
हाँ तो सारे सॉल्व करने हैं। और कभी, और कब करोगे? इसमें से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। हो गया बेटा? So you are obtaining a dormant status as per section 455. बेटा जैसे नोट्स लिखवा रहा हूँ प्लीज वैसे लिखिएगा, ठीक है? So this is section 455 subsection 1.
ये लिखा आप लोगों ने? समझे बेटा? नाउ लिसन प्लीज, जरा ध्यान से सुनना। सिचुएशन क्या है, इधर देखो। सेक्शन 455 सबसेक्शन 1 क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं वेयर अ कंपनी, क्या लिखा बेटा? वेयर अ कंपनी, राइट? कोई सी भी कंपनी हो सकती है, ओपीसी हो सकती है आपकी, बोलो। हाँ, आपकी प्राइवेट कंपनी हो सकती है, आपकी पब्लिक कंपनी हो सकती है, जो फॉर्म्ड हुई है एंड रजिस्टर्ड हुई है एज पर दिस एक्ट। दिस एक्ट का मतलब क्या है? कंपनीज एक्ट 2013। अच्छा, दिस एक्ट सेक्शन 2+20 एक्टिव हो जाएगा, और सेक्शन 2+20 के साथ साथ कौन एक्टिव हो जाएगा? सेक्शन 2+67। अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था, मीनिंग ऑफ कंपनी, देखी थी आप लोगों ने? 8 मिनट की वीडियो में थोड़ा सा क्या देखा था तुम? नहीं, उस वीडियो को पूरा देखना, उसमें आपको डिटेल में पता लगेगा कंपनी क्या होती है एज पर कंपनी से 2013। और सुनो, जितने भी वीडियोस आएंगे उसमें वो डेली सीरीज आएगी अभी, और वहां पे काफी डिटेल में चीजें रहेंगी, सिर्फ क्योंकि सिंगल कॉन्सेप्ट रहेगा, तो उसमें तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लग रहा भाई। 8 मिनट की वीडियो वैसे भी तुम लोग 0.5 के उसमें देखते हो, 1.5 में या फिर 2x के स्पीड में, तो तुम्हारे तो 2-4 मिनट की हो जाएगी। देखना जरूर, क्योंकि क्या होता है ना, हमारी नॉलेज एनहांस होती रहनी चाहिए। ये मत समझना कि कंपनी है तो हमने पढ़ा हुआ है, अभी पूछ लूंगा नहीं बता पाओगे। बताओ सिक्किम में कौन सा कंपनीज एक्ट एक्टिव है? व्हाट इज द कंपनीज एक्ट इन सिक्किम? जम्मू एंड कश्मीर का जो एक्ट कौन सा था, कंपनीज एक्ट, है ना? तो देखना उस वीडियो को जाके, वहां पता लगेगा आपको, नालायक को। ठीक है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, इधर देखो क्या लिखा है। सर एक कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है इस एक्ट में, अच्छा, अब इसका काम क्या है बेटा? फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनी है। मतलब अभी कोई काम नहीं है साहब, फ्यूचर में काम होगा। कब काम होगा? फ्यूचर में काम होगा, ठीक है। दूसरा, ये होल्ड कर रही है बेटा क्या? कोई एसेट्स या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर। याद है मैंने अभी एग्जांपल में आपको पेटेंट बोला था, पेटेंट राइट। हाँ, तो पेटेंट एक तरह का क्या होता है? आईपीआर ही तो होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। बोलो बच्चों। हाँ जी। तो सिंपल सी बात है सर, एक ऐसी कंपनी जो फॉर्म हुई है एंड इनकॉर्पोरेट हुई है किसमें बेटा? कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, बोलो। हाँ, और जिसने होल्ड करा है क्या बेटा? फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, मतलब अभी काम नहीं है, हम कब काम करेंगे? फ्यूचर में। दूसरा, उस कंपनी ने होल्ड करे हुए हैं क्या कोई एसेट्स या फिर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट? दूसरी, होल्ड करा है एसेट्स का मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो हमने सबने मिलकर ना कंपनी बनानी है। क्या बनानी है? कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी फॉर एग्जांपल, वी ऑल आर फार्मर्स, और हमारी लैंड्स है। अब वो सारी लैंड्स हम अपने नाम पे थोड़ी रजिस्टर्ड कर सकते हैं, हमें किसके नाम पे ट्रांसफर करनी पड़ेगी? तो उसके लिए कंपनी होनी चाहिए ना। भाई बिजनेस अभी शुरू नहीं करना, पहले सबकी क्या करेंगे बेटा? इन्वेस्टमेंट कलेक्ट करेंगे, बोलो। फिर सबके एसेट्स को क्या करेंगे? एक्यूमुलेट करेंगे, और ये जितने भी एसेट्स होंगे बेटा किसके नाम पे रजिस्टर्ड होंगे? कंपनी के नाम पे, बोलो यार। हाँ जी, तो हमने कंपनी के नाम पे सारी एसेट्स क्या करनी है बेटा? ट्रांसफर करनी है। पढ़ा हुआ ना बेसिक फीचर ऑफ कंपनी। कोई भी प्रॉपर्टी बेटा मेंबर के नाम पे नहीं होगी, किसके नाम पे होगी बेटा? कंपनी के नाम पे। तो आपने सिर्फ एसेट्स होल्ड करी हुई है, या फिर आईपीआर होल्ड करा हुआ है। क्या होल्ड करा हुआ है? हाँ, जैसे बहुत सारे लोगों का कंसर्न क्या होता है, कि हमने एक बिजनेस का नाम डेवलप किया, बड़ा फेमस नाम है हमारे, अगर कोई दूसरा कॉपी कर ले तो गुडविल का बेनिफिट तो किसी और को मिल जाएगा ना। तो उसमें ट्रेडमार्क लेना है। अब हमारे इन्वेस्टर कह रहे हैं भाई तो अपने नाम पे कैसे ट्रेडमार्क ले लेगा, हमने भी तो पैसे लगाए हैं। 4-5 हम लोग मेंबर है फॉर एग्जांपल, सबने पैसा लगा रखा है, तो मैं अपने इंडिविजुअल नाम पे थोड़ी ले सकता हूँ उसका नाम। उसके लिए मुझे क्या बनानी पड़ेगी? कंपनी बनानी पड़ेगी, और कंपनी के नाम पे फिर मैं क्या अप्लाई करूंगा? ट्रेडमार्क। और कंपनी के नाम पर ट्रेडमार्क अप्लाई कर रहा हूँ तो उसको होल्ड कर रहा हूँ, दैट मींस दैट इज आईपीआर में होल्ड कर रहा हूँ। या तो पेटेंट राइट आप होल्ड कर सकते हो, या फिर कोई भी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप होल्ड कर रहे हो, बट आपका बिजनेस अभी नहीं चल रहा है सर। इस प्रोसेस में क्या लिखा हुआ है? एंड इसका कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? पहले इसने क्या बोला? किसी ने एक ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है किसके हिसाब से? कंपनी प्रोजेक्ट के हिसाब से। हाँ, और जिसने होल्ड करा हुआ है एसेट्स या आईपीआर, या फिर इसका कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट है, और इस कंपनी का किसी भी प्रकार का सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। पहले मुझे बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो। हाँ, तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है। कहता है जी, सच कंपनी मतलब जो ऊपर डिफाइंड है, ठीक है। और कौन सी कंपनी? इनएक्टिव कंपनी। अभी बताऊंगा इनएक्टिव कंपनी क्या है, मुझे इन दोनों की डेफिनेशन पढ़ानी है आपको। एक तो क्या इनएक्टिव कंपनी क्या है, दूसरा सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, ठीक है। तो सर ये दोनों कंपनी, एक तो सच कंपनी जो ऊपर डिफाइन है सबसेक्शन 1 में, और दूसरा क्या बेटा? इनएक्टिव कंपनी। एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं किसको? और उसी को कौन से फॉर्म में? फॉर्म एमएससी 1 में। कौन से फॉर्म में? एमएससी 1 में। और इससे ये स्टेटस ऑब्टेन कर सकते हैं, कौन सा बेटा?
अच्छा सुनो, इससे पहले इन कंपनीज को ऑब्टेन करना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या ऑब्टेन करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन, या फिर 3/4 अप्रूवल ऑफ मेंबर। क्या बेटा? 3/4 अप्रूवल ऑफ मेंबर का अप्रूवल लेने के बाद आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। किसको बेटा? नहीं बोलेंगे नालायक, है ना? तो ऐसी कंपनीज बेटा क्या कर सकती हैं? गवर्नमेंट स्टेटस ऑब्टेन कर सकते हैं। ये लिख लेना, ऑब्टेन एसआर, या यू कैन से एसआर पास करना व्हाट्सोएवर। लियो फिर आगे बढ़ते हैं। देन सबसे पहले लिखो एक्सप्लेनेशन नंबर 1, इनएक्टिव कंपनी क्या होती है जी? इनएक्टिव कंपनी। इनएक्टिव कंपनी का मतलब क्या होता है सर? तो लिखिएगा, मीन्स अ कंपनी which has not been carrying on any business or operation has not made any significant accounting transaction has not filed financial statement and annual return, और ये दोनों काम ड्यूरिंग लास्ट 2 financial year, कॉपी किया जी? देखिए, इनएक्टिव कंपनी का मतलब क्या क्या लिखा हुआ है? इनएक्टिव कंपनी मींस एक ऐसी कंपनी बेटा, ध्यान से सुनना प्लीज, विच हैज नॉट बीन कैरिंग एनी बिजनेस या फिर ऑपरेशन। मतलब ऐसी कंपनी जिसका कोई बिजनेस नहीं चल रहा है, कोई ऑपरेशन नहीं चल रहा है, और हैज नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, और इसने क्या नहीं कर रखा बेटा? कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं किया हुआ है लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर से। कितने फाइनेंशियल ईयर से बेटा? लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर से। या फिर एक ऐसी कंपनी बेटा जिसने ना तो क्या फाइल करी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ना तो क्या फाइल करी है एनुअल रिटर्न। बेटा कब?
पिछले 2 सालों से, तो सर ऐसी कंपनी को हम क्या बोलेंगे? इनएक्टिव कंपनी। क्या बोलेंगे? इनएक्टिव कंपनी। अब वैसी बात है ना, आपका बिजनेस थोड़ी चल रहा है, ना ही आप कॉम्प्लाइंस कर रहे हो, तो इसका मतलब आप कौन सी कंपनी हो? इनएक्टिव। तो बेटर है, नॉन कॉम्प्लाइंस करने से बेटर है कि आप क्या ले लो? गवर्नमेंट स्टेटस ऑब्टेन कर लो। तो इस सेक्शन में आप गवर्नमेंट का स्टेटस ऑब्टेन कर सकते हो। समझे? बोलो यार। अच्छा, ये तो हो गया बेसिक सिचुएशन। अब आता है सर, ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन मतलब क्या है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। एक्सप्लेनेशन नंबर 2। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन? तो इसको समझते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, कंसंट्रेशन। मीन्स एनी ट्रांजैक्शन अदर देन, यानी कि यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जिसको हम क्या नहीं मानेंगे बेटा? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे। इसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शंस होगी सब क्या कहलाएगी? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। पेमेंट ऑफ फीस बाय अ कंपनी टू रजिस्ट्रार अर्थात आरओसी। दूसरा, पेमेंट मेड बाय इट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट और अदर लॉ। फिर आता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट। पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ इट्स ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स। पता नहीं भाई। इन ट्रांजैक्शन को छोड़ के बाकी कोई भी अगर ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो, तो दिस इज बेसिकली नोन एज सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस। कॉपी क्या? हाँ जी। देखो, लिखा हुआ है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। अभी ऊपर पढ़ा था ना आपने कि एक ऐसी कंपनी जिसकी कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए, राइट? तो वो एक कंपनी क्या कर सकती है बेटा? गवर्नमेंट स्टेटस ऑब्टेन कर सकती है। तो सर यहाँ पर अब समझ लेते हैं सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है। कहता है मीन्स कोई भी ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन कहलाएगी या सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कहलाएगी अदर देन फॉलोइंग। इधर देखो भाई, कि नीचे जितने भी 4 ट्रांजैक्शन आपको दी हैं इनको छोड़कर, क्या कह रहा हूं मैं? कि जो नीचे ट्रांजैक्शन दी है इनको छोड़कर बाकी जितनी भी ट्रांजैक्शन आप करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। मतलब अगर आप ये ट्रांजैक्शन कर रहे होगे तो फिर आप सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे होगे, ठीक है? जैसे सबसे पहले हम फीस पे कर रहे हैं किसको बेटा? आरओसी को। ट्रांजैक्शन तो हो रही है बट ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। दूसरा, पेमेंट मेड बाय इट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस क्या लो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ऑडिटर को फीस पे करी। किसको फीस पे करी? आपने सीएस को फीस पे करी उसकी कंसल्टेंसी के रिगार्डिंग। हाँ, एक्सेट्रा। तो इस तरह के जितने भी आपने फीस वगैरह पे करी है, किस लिए फीस पे करी है बेटा? लॉ के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। तो भी इसको हम क्या नहीं मानेंगे बेटा? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं कंसिडर करेंगे।
या फिर आपको अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स करना था ताकि लॉ के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सको, वो भी इसको हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन या अकाउंटिंग सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन कंसिडर नहीं करेंगे। या फिर आप अपने ऑफिस के मेंटेनेंस के लिए पेमेंट कर रहे हो, या आप रिकॉर्ड के मेंटेनेंस के लिए क्या कर रहे हो बेटा, पेमेंट कर रहे हो, तो भी हम इसको सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कंसिडर नहीं करेंगे। इसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शन करोगे सब क्या कंसिडर हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। समझे? बोलो भाई। हम्म। तो कितने ट्रांजेक्शन हो गए हमारे पास? पहला, आरओसी को फीस दे रहे हो। दूसरा, लॉ की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए पेमेंट कर रहे हो। हाँ, तीसरा, सॉरी, क्या, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट, पेमेंट कर रहे हो फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस या फिर रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो ये इसको छोड़ के बाकी कोई भी ट्रांजेक्शन आप करेंगे तो क्या कर जाएगा बेटा? नहीं समझ में आया सर। आ गया? चलो, ये हो गया सबसेक्शन 1 हमारा कंप्लीट यहाँ पे। अब लिखो सेक्शन 155 सबसेक्शन 2, सॉरी सॉरी 455। अब सुनो, आरओसी को आपने एप्लीकेशन भेजी थी ना? नहीं बोलोगे? आरओसी को आपने क्या भेजा था? तो आरओसी क्या करेगा, यहाँ देखो, द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ऑन कंसीडरेशन ऑफ द एप्लीकेशन, मतलब जो आपने एप्लीकेशन भेजा था। अच्छा बेटा, कौन से फॉर्म में एप्लीकेशन भेजी थी आपने? फॉर्म MSC 1 में। कौन सा फॉर्म में? MSC 1 में। ठीक है। अच्छा, कंसिडर करने के बाद लेट अस अज्यूम इन्होंने अलाउ कर दिया, शेल अलाउ एंड, sorry, shall allow the status of a dormant company। कौन सी कंपनी का स्टेटस मिल जाएगा आपको? डोरमेंट कंपनी का। एंड इशू और सर्टिफिकेट, और आपको क्या इशू कर देगा बेटा? सर्टिफिकेट इन फॉर्म MSC 2 में। किस में सर्टिफिकेट इशू कर देगा बेटा? MSC 2 में। बोलो बच्चों। हाँ जी, तो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट मिल जाएगा भैया MSC 2 में। तो सिंपल सी बात है, जैसे ही आरओसी ने आपकी एप्लीकेशन रिसीव करी, क्या रिसीव करी बेटा? एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन को कंसिडर करेगा। और अगर आपने लॉ के हिसाब से सारे कंडीशन फुलफिल कर रखे हैं, ठीक है, तो आपकी एप्लीकेशन को क्या कर देगा बेटा? अलाउ कर देगा, और आपको स्टेटस मिल जाएगा किसका? और डोमेन कंपनी का जैसे आपको स्टेटस मिलेगा तो एक सर्टिफिकेट आपको इशू कर देगा बेटा। और वो सर्टिफिकेट कौन से फॉर्म में इशू होगा? फॉर्म MSC 2 में। तो वी आर हियर डिस्कस टू फॉर्म्स। पहला MSC 1, जहां पर हम एप्लीकेशन फाइल कर रहे होते हैं, और दूसरा MSC 2, जिसमें आरओसी बेटा हमें क्या अलाउ कर रहा होता है। समझ में आया? नहीं आया? चलो, सबसेक्शन 3 ले, ये कॉपी कर लिया आप लोगों ने? तो हियर सबसेक्शन, अबे क्या हो गया इसमें? अंडर सेक्शन 455 सबसेक्शन 3। कौन सा सेक्शन बेटा? सबसेक्शन 3। कहते हैं द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी शेल मेंटेन। अब जो आरओसी है वो मेंटेन करेगा बेटा एक रजिस्टर। क्या मेंटेन करेगा? रजिस्टर ऑफ डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी, ठीक है। तो यहां लिखेगा मेंटेन अंडर द पोर्टल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, तो एमसीए के पोर्टल पे बेटा ये एक रजिस्टर्ड मेंटेन करेगा। कौन सी कंपनीज का? लिखा आपने?
तो देखिए, सो आरओसी बेटा एक रजिस्टर्ड मेंटेन करेगा किसका, जितनी भी डोरमेंट कंपनी है सबका। और ये जनरली कहाँ मेंटेन होता है बेटा, इन द पोर्टल ऑफ एमसीए। एमसीए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। समझ में आया? बोलो। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास सबसेक्शन 3। अब लिखिए सबसेक्शन 4। अंडर सेक्शन 455 सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 क्या कहता है देखो, कहते हैं इन केस ऑफ अ कंपनी, एक ऐसी कंपनी है दोस्तों which has not filed financial statements या फिर एनुअल रिटर्न्स फॉर 2 फाइनेंशियल ईयर। तो कहते हैं कॉन्सिक्वेंटली, लगातार 2 सालों से, इस केस में द रजिस्ट्रार आरओसी shall issue a notice to that company and enter the name of such company in the register of government company। लिखा भैया? कॉन्सिक्यूटिवली। डन। देखो देखो, अब जैसे मान लो सर एक ऐसी कंपनी है जिसने फाइल नहीं करा है क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर एनुअल रिटर्न पिछले 2 लगातार सालों से। ठीक है, अब या तो ये खुद ही अप्लाई कर लेगी गवर्नमेंट का स्टेटस, मान लो उन्होंने अप्लाई नहीं किया, मतलब ऐसी कंपनी जिसने डिफॉल्ट किया इस पर्टिकुलर सेक्शन में, राइट, उसने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं करी, और साथ के साथ सेक्शन 455 में गवर्नमेंट के स्टेटस के लिए भी अप्लाई नहीं करा है। तो यहाँ पर आरओसी खुद ही बेटा एक नोटिस भेजेगा किसको, कंपनी को, कि हम आपके नाम को एंटर कर रहे हैं किसमें, गवर्नमेंट कंपनी के सिचुएशन में। और उसके बाद बेटा उस कंपनी के नाम को एंटर कर देगा किसमें। अच्छा, उस नोटिस का अगर रिप्लाई आपके पास, आपने दिया रिप्लाई कि क्यों फाइल नहीं कर पाए, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, तो उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा आपको आरओसी को। अगर आप जस्टिफाई नहीं कर पाए तो आपकी कंपनी क्या कहलाएगी फिर, गवर्नमेंट, और हो सकता है कंपनी स्ट्राइक ऑफ भी हो जाए। ठीक है, समझ में आया? तो दिस इज द बेसिक सिचुएशन ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। अब जरा एक बार इसके बुक से देख लेते हैं कॉन्सेप्ट को। देखिए, अब यहाँ पे बेटा फटाफट से देख लेते हैं। कहते हैं गवर्नमेंट कंपनी मीन्स है कंपनी विच इज, जो क्या है बेटा, इनएक्टिव है या इनऑपरेटिव है, यानी कि नॉट कैरिंग आउट एनी बिजनेस एक्टिविटी, और हैज अप्लाई टू द रजिस्टर ऑफ कंपनी टू चेंज द स्टेटस ऑफ रजिस्टर ऑफ कंपनी मेंटेन बाय रजिस्टर ऑफ कंपनी फ्रॉम एक्टिव कंपनी से क्या बेटा, डोरमेंट कंपनी। मतलब आप इनऑपरेटिव है, इनएक्टिव कंपनी है, तो आप अपना स्टेटस चेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो बेटा, स्टेटस चेंज कर सकते हो। डोरमेंट से क्या बन सकते हो, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्टिव से क्या बन सकते हो, डोरमेंट। कहते हैं कंपनी में बिकम डोरमेंट इमीडिएटली आफ्टर द रजिस्ट्रेशन और आफ्टर फ्यू ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। या तो आप जैसे ही रजिस्टर्ड करवाए हो उसके बाद ही अप्लाई कर सकते हो डोरमेंट के लिए, या फिर बेटा ऑब्वियस सी बात है जब आपका बिजनेस नहीं चल रहा था उस समय आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो कहते हैं देयर आर मैनी रीजन सो टू व्हाई अ कंपनी चेंज द स्टेटस ऑफ एक्टिव टू डोरमेंट। द मेजर रीजन होता है बेटा चेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनीज लिबर्टी टू स्टार्ट द बिजनेस एक्टिविटी आफ्टर फ्यू rather than incorporating of the new company at a time।
thus providing cost and time advantage of the company. The company may also choose the temporary shutdown of the operation due to adverse market condition and decision. मतलब ये कुछ बेसिक रीजंस हो सकते हैं बेटा, जिससे आप एक्टिव से क्या बन सकते हो, डोरमेंट बन सकते हो, समझे? हाँ, तो डोरमेंट कंपनी को यहाँ पर हम एक और नाम से जानते हैं, क्या बेटा, इनएक्टिव कंपनी। एक ऐसी कंपनी बेटा जो एक्टिव नहीं है सर, ठीक है। अब ये चीज मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, 2 मिनट ध्यान सुनो प्लीज। सेक्शन 455 द कंपनीज एक्ट 2013, जो कि हम इस पर्टिकुलर रूल्स के साथ इसको डिस्कस करने वाले हैं। कहते हैं डोरमेंट कंपनी, वेर ए कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट, या फिर होल्ड कर रही है क्या बेटा, एसेट्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट विदाउट हैविंग एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, ठीक है। मतलब आप यही पढ़ा था ना अभी आपने, आपके अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन से नहीं है। सच कंपनी या फिर इनएक्टिव कंपनी बेटा एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं किसको, आरओसी को, इन सच ए मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब। कौन सा फॉर्म था, एमएससी 1, ठीक है। और वहां स्टेटस ऑब्टेन कर सकती है बेटा, कंपनी में भी आइदर पब्लिक और मे बी प्राइवेट और ओपीसी, कोई भी कंपनी हो सकती है, समझे? अच्छा, इनएक्टिव का बता चुका था आपको मैं। एक ऐसी कंपनी जिसका बिजनेस और ऑपरेशन कैरी नहीं हो रखा है, कि जिसने सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं करी हुई है, या फिर जिसने बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न पिछले 2 साल से फाइल नहीं करी है, तो ऐसी कंपनी को बेसिकली हम क्या बोलेंगे बेटा, इनएक्टिव कंपनी। कौन सी कंपनी बोलेंगे, इनएक्टिव कंपनी। गेटिंग माय पॉइंट, पक्का, श्योर? अच्छा, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या बेटा, पेमेंट फीस टू आरओसी, या फिर पेमेंट आप फाइल कर रहे हो लॉ के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के लिए, या फिर मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर ऑफिस के लिए, या फिर रिकॉर्ड्स के लिए, ठीक है। तो ये जितने भी ट्रांजेक्शन हैं, इनके अलावा बाकी सारे ट्रांजेक्शन क्या हो जाएंगे बेटा, समझ में आ रहा है? हाँ, अब आगे देखो। कहता है रजिस्ट्रार कंसिडर करेगा एप्लीकेशन को एंड शैल अलाउ द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी टू द एप्लीकेंट, एंड एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा डोरमेंट कंपनी का टू द रजिस्ट्रार, शैल मेंटेन द रजिस्टर्ड डोरमेंट कंपनी एज वेल, ठीक है। कौन सा फॉर्म इशू करता था बेटा, एमएससी 2 में, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर एज द केस पब्लिक कंपनी, और 2 डायरेक्टर, मतलब आपके पास जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वो तो होनी चाहिए। जैसे मिनिमम डायरेक्टर का नंबर आपके में फॉल नहीं करना चाहिए कभी भी मिनिमम बिलो से। तो पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर होते हैं, ओपीसी में भी मिनिमम डायरेक्टर्स होते हैं, है ना। तो ये नंबर आपको मेंटेन करके रखने हैं हमेशा, भले आप डोरमेंट ही क्यों ना हो गए हो, ठीक है। फिर कहता है फर्दर इट शैल फाइल डॉक्यूमेंट एंड पे द एनुअल फीस एज मे बी रजिस्ट्रार, जो भी उसने रजिस्ट्रार ने आपके ऊपर कंडीशन लगाएंगे वो फुलफिल करनी पड़ेगी। कहते हैं डोरमेंट कंपनी में बिकम इन एक्टिव कंपनी और एप्लीकेशन मेड ऑन बिहाफ ऑफ द कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। बता दो, आप डोरमेंट हो गए हो, वापस एक्टिव भी तो हो सकते हो। हाँ बिल्कुल सर, आप आरओसी को अप्लाई करोगे, आप डोरमेंट से क्या बन जाओगे, एक्टिव बन जाओगे। देखिए, कंपनी में रिटेन स्टेटस ऑफ डोरमेंट फॉर 5 ईयर, once it become obtain the status and after the register strike of the name of the company from the register, such company shall fail to comply with the section 455। मतलब देखो, एक कंपनी डोरमेंट स्टेटस कब तक ले सकती है, 5 साल तक। भाई ऐसा क्या बिजनेस कर रहे हो जो बिल्कुल 10 साल 15 साल तक डोरमेंट ही रखे हुए, है ना। तो इसलिए मैक्सिमम टाइम कितना दिया हुआ है, 5 साल, ठीक है। आफ्टर इट रजिस्ट्रार क्या कर सकता है बेटा, आपकी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर सकता है। मतलब भैया 5 साल के अगर ज्यादा हो गए, तो फिर आरओसी क्या बोलेगा, ठीक है इस कंपनी को हटा ही देते हैं रजिस्टर, ठीक है, स्ट्राइक ऑफ कर देंगे द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द लिस्ट। और यदि कंपनी बेटा फेल हो गई, किसको फेल करना है, सेक्शन 455 में, तो अपना नाम ही क्या हो जाएगा बेटा, हटा दिया जाएगा। अब सुनो, एडवांटेजेस आपको क्या करने हैं बच्चे, रीड करने हैं, इसको रीड कर लीजिएगा एक बार, एडवांटेज क्या है। अच्छा, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कंप्लायंस कौन कौन से फुलफिल करने होते हैं गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, कौन कौन से कंप्लायंस गवर्नमेंट कंपनी को फुलफिल करने पड़ेंगे। बोलो बच्चों, लिखा हुआ है compliances फॉर गवर्नमेंट कंपनी। अच्छा, सब कहते हैं देयर आर सर्टेन compliances which need to be fulfilled by the government company, these are mentioned below। सबसे पहला, कंपनी नीड टू मेंटेन करेगी क्या बेटा, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर एज पर रिक्वायर्ड बाय द कंपनीज एक्ट। जैसे 3 डायरेक्टर किस केस में, पब्लिक कंपनी, 2 डायरेक्टर किस केस में, प्राइवेट कंपनी, 1 डायरेक्टर किस केस में, ओपीसी। तो ये तो आपको मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा, इट इज मैंडेटरी, ठीक है। बोलो बच्चों। अच्छा, आगे देखो क्या लिखा हुआ, द कंपनी shall file to sorry shall continue to file the returns of allotment and change the direct whenever the company is allotted any security or any person। मतलब जब भी आप शेयर्स वगैरह इशू करोगे किसी व्यक्ति को, या डायरेक्टर में चेंज आ रहा है, तो उसके रिगार्डिंग भी बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। भाई अलॉटमेंट की रिटर्न कौन से फॉर्म में जाती थी, पास, याद है ना। हड्डियां तोड़ दो ना लायक होगी। आगे देखो, कहते हैं गवर्नमेंट कंपनी इज रिक्वायर्ड टू होल्ड एटलीस्ट क्या बेटा, एक मीटिंग करोगे आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की इन एवरी हाफ ईयर। मतलब 6 महीने में एक बार आपको क्या करनी पड़ेगी, मीटिंग करनी पड़ेगी। और द गैप बिटवीन 2 मीटिंग शेल नॉट बी मोर देन, किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 90 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, समझे भैया।
तो मीटिंग तो करना ही पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। बट कितनी? दो ही मीटिंग करनी है। 6 महीने में एक मीटिंग कर लेना, 6 महीने में एक मीटिंग कर लेना, ठीक है। फिर कहता था मैक्सिमम टेन्योर फॉर विच कंपनी कैन रिमेन डोरमेंट, कितने साल तक रह सकते हो बेटा? 5 साल तक, अभी पढ़ा था आपने। इफ कंपनी रिमेन डोरमेंट फॉर मोर देन 5 ईयर, तो रजिस्ट्रार बेटा ऑन कमेंसमेंट ऑफ प्रोसेस क्या कर सकता है बेटा? स्ट्राइक ऑफ कर सकता है आपके कंपनी के नाम को, मतलब रिमूव कर सकता है आपके नाम को, समझे? तो 5 साल तक ही आप रिटेन कर सकते हो क्या? गवर्नमेंट स्टेटस, ठीक है। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है। अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ डोरमेंट कंपनी इन एमएससी 3 में एनुअली इंटर एलिया इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ड्यूली ऑडिटेड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस अलोंग विद द फीस एक्सेट्रा। मतलब कंपनी को बेटा रिटर्न फाइल करनी है, अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करनी है, इसको हम क्या बोलते हैं? रिटर्न्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। कौन से फॉर्म में? एमएससी 3 में। कौन सा फॉर्म बेटा? एमएससी 3 में। और जिसको सर्टिफाई कौन करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। अच्छा, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, कैश फ्लो स्टेटमेंट और एनुअल अकाउंट्स। द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रिलेशन टू द रोटेशन ऑफ ऑडिटर अगेन नॉट एप्लीकेबल इन गवर्नमेंट कंपनी। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर रोटेशन का प्रोविजन भी एप्लीकेबल, याद है ना, रोटेशन ऑफ ऑडिटर पढ़ाया था। हाँ, तो वो प्रोविजन भी इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा, समझे? हाँ जी। नहीं, और क्या? हाँ, तो बेटर हो। तो बैठ के तो कर रहे हो, लेट के थोड़ी कर रहे हो। क्या बोल रहे हो? अरे तो पहले एक को खत्म कर लो ना। क्यों नहीं आ रहा ऑप्शन? पहले तुम करो, कंप्लीट करो, उसके बाद दिखाना। तो वापस बैक करके फिर करो, दूसरा निकाल के। नहीं आ रहा तो ऑप्शन। ठीक है दोस्तों। हेलो, समझ आ रहा है? क्या आ रहा है? पता नहीं सर। ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? प्रोसीजर। जितना कुछ अभी आपने पढ़ा सब प्रोसीजर में, देखो क्या लिखा हुआ है। कंपनी कैन ऑब्टेन स्टेटस ऑफ क्या बेटा? गवर्नमेंट कंपनी। या सुओ मोटो, या फिर आरओसी भी डिक्लेयर कर सकता है कंपनी को, क्या? गवर्नमेंट, बताया था ना। अगर कंपनी ने पिछले 2 साल से क्या नहीं फाइल करा हुआ है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न। आरओसी खुद भी आपके कंपनी को क्या कर सकता है? गवर्नमेंट के लिस्ट में डाल सकता है। तो एप्लीकेशन जब सो मोटो कर रहे हो बेटा, कौन सा फॉर्म में फाइल करोगे? एमएससी 3 में, बोलो यार। हाँ, और आरओसी भी बेटा कर सकता है बाय इशूइंग नोटिस टू द कंपनी, पढ़ा चुका ऑलरेडी। हाँ, तो ये पढ़ तो चुके हो, उसमें पढ़ना क्या है राइट? उसको पढ़ चुके हो फिर। क्या लिखा हुआ है? प्री रिक्विजिनिस्ट क्या करना है? अब सुनो ध्यान से, दो। प्री रिक्विजिनिस्ट फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डॉर्मेंट, मतलब डॉर्मेंट स्टेटस ऑब्टेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रूल 3 कहता है रजिस्ट्रार शेल नॉट ग्रांट द स्टेटस ऑफ डॉर्मेंट इफ, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। यानी कि यहाँ पे वो लिस्ट दी हुई है, वो सिचुएशन दिया हुआ है, वो सरकमस्टांसेस दिया हुआ है जहां पर कंपनीज को कौन सा स्टेटस नहीं मिल सकता? गवर्नमेंट का। सबसे पहला, जिस कंपनी के ऊपर क्या चल रहा है? इंस्पेक्शन चल रहा है, इंक्वायरी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उस कंपनी को अलाउड नहीं है डोरमेंट स्टेटस लेना, ठीक है। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि डोरमेंट, सॉरी, इंस्पेक्शंस, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। अगला ही चैप्टर है हमारा, ठीक है। अच्छा, अगर कोई प्रोसिक्यूशन चल रहा है, हैज बीन इनिशिएटेड, और पेंडिंग है आपके अगेंस्ट, तो भी आप नहीं कर सकते हो। हेलो, ठीक है। तो पहला क्या है बेटा? आपके अगेंस्ट इंस्पेक्शन चल रहा है। दूसरा, इंक्वायरी चल रही है या फिर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ठीक है। और तीसरा बेटा, अगर कंपनी में कोई प्रोसिक्यूशन पेंडिंग है, तो भी, या तो इनिशिएटेड है या पेंडिंग चल रहा है, तो भी आप क्या नहीं कर सकते बेटा? गवर्नमेंट स्टेटस ऑब्टेन नहीं कर सकते हो, समझ में आ रहा है? या फिर आपने क्या ऑब्टेन करा हुआ है? पब्लिक डिपॉजिट आपके ऊपर आउटस्टैंडिंग है, या कंपनी ने क्या कर दिया है? डिफॉल्ट कर दिया है, तो भी आप गवर्नमेंट स्टेटस ऑब्टेन नहीं कर सकते हो। और मैं, पब्लिक डिपॉजिट कौन से सेक्शन में ले सकते हैं बेटा? बोले। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, तुम बताओ भाई मोहित। अंडर विच सेक्शन पब्लिक डिपॉजिट कैन बी ग्रांटेड या फिर टेकन? अच्छा, मैंने उस दिन मैं भूल गया, नोट्स के लिए बोला था, क्या हुआ? अभी भी नहीं बने?
हाँ देखा। हाँ भाई, बस शर्म कर ले। आईने में चेहरा देख ले तो शर्म नहीं आती देखते हो? बेवकूफ इंसान। हाँ भाई, सेक्शन 76। और कंडीशन कौन सा सेक्शन की फॉलो करोगे? 73 सबसेक्शन 2। पता है, तुम लोग मेरा दिल सा तोड़ देते हो। समझ रहे हो? क्या तोड़ देते हो तुम मेरा? दिल सा तोड़ देते हो। और जितनी बार मेरा दिल टूटेगा उतनी बार तुम्हें श्राप मिलेगा। शराब नहीं, श्राप। अमित खुश हो जाता है हर बात पे। ठीक है, तो तीन चीजें। पहला, इंस्पेक्शन चल रही है, इंक्वायरी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, भैया कोई डोरमेंट स्टेटस नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर प्रोसिक्यूशन चल रहा है, कोई केस वेस चल रहा है, तुम्हारे ऊपर केस पेंडिंग है, इनिशिएट कर रखा है आपने खुद ने, तो भी आपको डोरमेंट स्टेटस नहीं मिलेगा। पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करी हुई है या फिर डिफॉल्ट कर दिया है, लल्लू, नहीं मिलेगा। ठीक है। अगला, आपके ऊपर क्या है? आउटस्टैंडिंग लोन, चाहे सिक्योर्ड है चाहे अनसिक्योर्ड है। इन केस ऑफ कंपनी हैज आउटस्टैंडिंग लोन अनसिक्योर्ड वाला, द कंपनी मस्ट अप्लाई फॉर द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी आफ्टर ऑब्टेनिंग द कॉन्करेंस अप्रूवल ऑफ द लेंडर्स, जो कि आप एमएससी 1 में रिप्रेजेंट करोगे। सुनो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या लिखा हुआ है? अगर कंपनी के ऊपर क्या चल रहा है बेटा? आउटस्टैंडिंग लोन है, चाहे वो सिक्योर्ड है चाहे वो अनसिक्योर्ड है। अच्छा, इस केस में कंपनी ने एनी आउटस्टैंडिंग अनसिक्योर्ड लोन अगर लिया हुआ है, तो कंपनी फिर अप्लाई कर सकती है, बट उसके लिए बेटा आपको किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा? लेंडर्स। किसका बेटा? लेंडर्स का। बट सुनो, अगर सिक्योर्ड लोन हुआ तो उस केस में नहीं बोल रहा है, सिर्फ किस केस में बोल रहा है? अनसिक्योर्ड लोन के केस में आप एक्सटेंड कर लो परमिशन उनकी, और एमएससी 1 में उसकी परमिशन लगा देना, तो फिर आप क्या ले सकते हो? स्टेटस ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, इफ कंपनी आउटस्टैंडिंग है बेटा क्या? अनसिक्योर्ड लोन, देन कंपनी में अप्लाई फॉर द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी ऑब्टेनिंग द एनओसी फ्रॉम दिस। एनओसी ये तो पढ़ा चुका ऑलरेडी ऊपर। ठीक है, ये यही पॉइंट एक्सटेंडिव है बेटा। देयर इज नो डिस्प्यूट इन द मैनेजमेंट ओनरशिप, कंपनी में डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए बेटा। ठीक है। और सर्टिफिकेट इन रिगार्ड ऑफ दिस रिक्वायर्ड टू बी टेकन ऑन मैनेजमेंट सिंस द सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड एनक्लोज द दिस। मतलब मैनेजमेंट में कोई डिस्प्यूट ना हो रखा हो, ओनरशिप को लेकर कोई डिस्प्यूट ना हो रखा हो। ठीक है, अगर इस चीज की डिक्लेरेशन आपको एफिडेविट में देनी पड़ेगी। ठीक है। फिर कहते हैं देयर इज आउटस्टैंडिंग स्टैच्यूटरी टैक्सेस, ड्यूज, ड्यूटीज एक्सेट्रा तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, मतलब सरकार के टैक्सेस आपने पे नहीं करे। क्या नहीं पे करे बेटा आपने? सरकार के टैक्सेस पे नहीं करे हैं, तो उस केस में भी आप क्या ऑब्टेन नहीं कर सकते हो बेटा? तो पहले सरकार के जितने भी क्लियरेंस है, ड्यूज वगैरह सब कुछ पे करो, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो बेटा? गवर्नमेंट का स्टेटस ऑब्टेन कर सकते हैं। तो अगला, अगर आपने डिफॉल्ट कर रखा है बेटा, सुनो, हेलो, आप लोग ना उस वाले क्लासरूम में चले जाओ। जावा ना लायक हो। ठीक है। अगर कोई डिफॉल्ट है इन पेमेंट ऑफ वर्कमैन ड्यूज, तो भी बेटा आप क्या नहीं कर सकते हो? डोरमेंट स्टेटस ऑब्टेन नहीं कर सकते हो। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, कंपनी अगर लिस्टेड है इंडिया में या इंडिया से बाहर, तो भी आप डोरमेंट का स्टेटस ऑब्टेन नहीं कर सकते हो। समझ में आया? पहला क्या था? इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन। नेक्स्ट, प्रोसिक्यूशन। नेक्स्ट, पब्लिक डिपॉजिट। नेक्स्ट, सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड लोन आउटस्टैंडिंग है, बट अनसिक्योर्ड लोन के केस में ले सकते हैं क्या? हाँ, बट उससे लेंडर का क्या लेना पड़ेगा? एनओसी लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एनओसी लेना पड़ेगा, और एमएससी 1 में अटैच करना पड़ेगा। कंपनी के मैनेजमेंट में ओनरशिप में कोई डिस्प्यूट ना चल रहा हो, इसकी डिक्लेरेशन आपको एमएससी 1 में देनी पड़ेगी। कंपनी ने कोई भी स्टैच्यूटरी ड्यूज वगैरह पेंडिंग ना हो, डिफॉल्ट ना कर रखा हो। ठीक है। या आउटस्टैंडिंग ना हो, डिफॉल्ट तो तुम क्या ही करोगे। ठीक है। वर्कमैन का जो ड्यूज है वो भी आपकी क्या नहीं होनी चाहिए बेटा? डिफॉल्टेड नहीं होनी चाहिए, मतलब सैलरी वगैरह अपने वर्कमैन को दे रखी हो। ठीक है। और कंपनी अगर लिस्टेड है इंडिया में, इंडिया से बाहर, तो भी आप गवर्नमेंट स्टेटस ऑब्टेन, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, अप्रूवल या फिर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है फॉर ऑब्टेनिंग ऑफ द डोरमेंट स्टेटस। सबसे पहले यार बीआर तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एसआर पास कर लो या फिर कंसर्न ले लो। कितने बेटा? 3/4 शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। बात तो सेम ही हो गई। हाँ, नहीं आया समझ में? दूसरा, कॉपी ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल लगेगी। कंसेंट लेना पड़ेगा लेंडर से अगर जरूरत है तो। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ऑफ, मतलब एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाओगे जिसको सीए सर्टिफाई करेगा बेटा।
ठीक है, लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न लगाओगे कंपनी के, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगाओगे किसी भी रेगुलेटरी बॉडी से, सर्टिफिकेट ऑफ कंपनी हैज नॉट डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ वर्कमैन ड्यूज, मतलब आप बताओगे आपने वर्कमैन ड्यूज में कोई डिफॉल्ट नहीं किया हुआ है, सर्टिफिकेट लगाओगे कि आपने सरकार के सारे टैक्सेस पे करे हैं, सर्टिफिकेट लगाओगे आपके ऊपर कोई इंस्पेक्शन इंक्वायरी नहीं चल रही है, सर्टिफिकेशन लगाओगे कोई प्रोसिक्यूशन पेंडिंग नहीं है, समझे? हाँ, तो ये सारी चीजें आपको अटैच करनी है बेटा, उसके बाद एप्लीकेशन फाइल करोगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को एक बार क्या कर लेंगे दोस्तों, हम रीड कर लेंगे, ठीक है? बोलो यार, बाकी मैं प्रोसीजर वाली अलग से क्लास दूंगा आपको। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एक्टिव कंपनी डोरमेंट, कहते हैं सर प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग स्टेटस ऑफ एक्टिव फ्रॉम डोरमेंट, मतलब अब आप डोरमेंट हो, स्टेटस कौन सा लेना चाह रहे हो, एक्टिव, ठीक है? तो क्या प्रोसेस है, पहले मुझे बताओ यहाँ तक कौन हो दिक्कत, समझ तो कुछ आया ही नहीं सर हमारा, है ना, आया है भाई? तो यहाँ पे छठ पूजा कौन कौन सेलिब्रेट करता है? 1 2 3। अच्छा जी, तो फिर तो काम वाम भी बहुत होगा तुम्हारे लिए भी। देखो, तो छुट्टी मत करना उस दिन में, छोड़ दूंगा हटी। सेक्शन 455 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, रेड विद कौन सा, रूल 8 ऑफ कंपनी मिसलेनियस रूल 2014 लेट डाउन द प्रोविजन फॉर सीकिंग स्टेटस ऑफ एक्टिव कंपनी फ्रॉम गवर्नमेंट, ठीक है? तो इसी सेक्शन में बेटा हमें एक्टिव कंपनी का स्टेटस ऑब्टेन करने का प्रोसेस भी दिया हुआ है फ्रॉम गवर्नमेंट से, ठीक है? इसके लिए एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी आपको, आरओसी को कौन से फॉर्म में, obtaining the status of active company from the dormant company before the end of the 5 consecutive year from the डेट ऑफ बिकमिंग द ऑब्वियस ही बात है बेटा, कितने साल तक डोरमेंट स्टेटस मिल सकता है आपको, 5 साल, तो 5 साल से पहले पहले अप्लाई कर लेना, और अप्लाई करके क्या ऑप्टेन कर लेना बेटा, एक्टिव स्टेटस। इन केस ऑफ द सेट एप्लीकेशन इज नॉट मेड बिफोर द सेट पीरियड ऑफ 5 consecutive, ऑब्वियस ही बात है, फिर आपका नाम आरओसी रिमूव कर देगा, मतलब स्ट्राइक ऑफ कर देगा, समझे? नहीं आया समझ में? कितने फॉर्म पढ़ लिए, चौथा था नहीं, एमएससी वन क्या था, सॉरी एमएससी है ना, हाँ एमएससी टू सर्टिफिकेट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, एमएससी थ्री एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न जो गवर्नमेंट कंपनी फाइल करेगी, हाँ, और एमएससी फोर क्या है बेटा, एक्टिव स्टेटस ऑब्टेन करने के लिए। कहते हैं मोरओवर इफ कंपनी हैज कॉन्ट्रमीन एनी कंडीशंस मेंशन ऑन द ग्राउंड ऑफ द एप्लीकेशन ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट, the director should within 7 days from the contravention file application to obtaining the active of the company. The registrar can take action and remove the name of company from the list of dormant company if it is observed that the company has contravened the condition granting for the dormant company status after carrying out the inquiry after giving the notice reasonable opportunity being heard. The dormant company shall follow below procedure for obtaining the, मतलब सुनो मैंने ध्यान से, यहाँ पे आपने अगर कोई डिफॉल्ट किया सेक्शन को फुलफिल करने में, ठीक है, तो उस केस में बेटा आपको अप्लाई करना पड़ेगा आरओसी को, ठीक है, और आरओसी आपके ऊपर फिर क्या ले सकता है बेटा, एक्शंस वगैरह ले सकता है, ठीक है? अच्छा, ये प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, कंपनी टू बी फॉलो द, तो सबसे पहले आप एप्लीकेशन, सॉरी, वेयर द गवर्नमेंट कंपनी डज और omit द एक्ट इन विच मेंशन ग्राउंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सबमिटेड टू द आरओसी obtaining a status of dormant company affecting the director within 7 days from the event file the application to the obtaining status of the दैट इज एक्टिव कंपनी, मतलब देखो अगर मान लो एमएससी वन में आपने कोई डिफॉल्ट किया है, क्या किया है, तो आपको 7 दिन का समय मिलेगा कि आप वापस से क्या फाइल कर लो, एक्टिव स्टेटस ऑब्टेन कर लो, ठीक है? फिर आप वही बोर्ड मीटिंग होल्ड करोगे, ये प्रोसेस सेम ही है बेटा, फिर एप्लीकेशन फाइल करोगे आरओसी को, ठीक है, प्रिपेयर करोगे एनुअल रिटर्न किसमें, और फॉर्म फाइल करोगे कौन सा बेटा, एमएससी फोर में, और इससे आपको आरओसी जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ एक्टिव कंपनी का स्टेटस दे देगा किसमें बेटा, एमएससी फाइव में। एक बार ना इसका चार्ट बना लेते हैं सो दैट कि आपको थोड़ा बेटरली क्लियर होगा। देखो, यहाँ पर अब कंपनी ऑब्टेन कर रही है स्टेटस कौन सा, एक्टिव ना, हाँ, मान लो कंपनी क्या हो रही है बेटा, डोरमेंट हो रही है, क्या हो रही है, डोरमेंट। तो इस कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, क्या है बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो अप्लाई करेंगे टू आरओसी, क्या करेंगे बेटा, अप्लाई टू आरओसी, कौन से फॉर्म में, फॉर्म एम एस सी फोर में, किस में अप्लाई करेंगे बेटा, फॉर्म एमएससी फोर में, ठीक है? अच्छा, ये एप्लीकेशन जो हम फाइल कर रहे हैं इसमें ऑब्टेन कर रहे हैं क्या, एक्टिविटी स्टेटस, कौन सा स्टेटस बेटा, एक्टिव स्टेटस फ्रॉम गवर्नमेंट से, ठीक है, गवर्नमेंट से एक्टिव स्टेटस ऑब्टेन कर रहे हो आप,
आपने फॉर्म फाइल करा, जो भी फीस वगैरह बनती है वो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद आरओसी बेटा आपके एप्लीकेशन को देखेगा। अच्छा, ये एप्लीकेशन आपको फाइल कब करनी है? बिफोर एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर, मतलब 5 साल से पहले पहले एप्लीकेशन फाइल कर लेना, नहीं तो उसके बाद आरओसी खुद ही आपकी कंपनी के नाम को स्ट्राइक ऑफ कर देगा। ठीक है, तो ये अपने एप्लीकेशन फाइल करा, उसके बाद आरओसी जो है वो ऑब्जर्व करेगा, या एग्जामिन लिख लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। एग्जामिन करेगा बच्चे एप्लीकेशन। आरओसी क्या करेगा बच्चे? एग्जामिन करेगा आपकी एप्लीकेशन को, एंड प्रोवाइड प्रोवाइड कर देगा क्या? सर्टिफिकेट ऑफ एक्टिव कंपनी। क्या प्रोवाइड कर देगा? सर्टिफिकेट ऑफ एक्टिव कंपनी। बोलो बच्चों। हाँ जी, एक्टिव कंपनी का आपको स्टेटस मिल जाएगा। कौन से फॉर्म में मिलेगा? फॉर्म MSC 5 में आपको ये स्टेटस मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक प्रोसेस जहां पर आप एक्टिव स्टेटस ऑब्टेन कर सकते हो। कॉपी कर लो फटाफट से। अच्छा, 1 मिनट रुकना। ये नॉर्मल केस है, 5 साल से पहले पहले। कौन सा केस है? एक है स्पेशल केस। क्या है बेटा? स्पेशल केस। वो उसका टाइम पे लिख लो इधर, 1 मिनट देख लो बस, फिर लिख लेना आराम से। स्पेशल केस का मतलब ये है कि मान लो आपने जब MSC 1 फाइल किया था ना, तो वहां पे आपसे कुछ गलती हो गई, तो कुछ ओमिशन हो गया था, कुछ डिफॉल्ट हो गया था। फॉर एग्जाम्पल, क्या हो गया था? कुछ डिफॉल्ट हो गया था। तो इस केस में लॉ कहता है कि विद इन 7 डेज। कितने दिन बेटा? विद इन 7 डेज फ्रॉम सच इवेंट, मतलब जो भी डिफॉल्ट आपने किया, आपको पता लगा, उस इवेंट से 7 दिन के अंदर अंदर बेटा डायरेक्टर को कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा? MSC 4। और क्या ऑब्टेन करना पड़ेगा? एक्टिव स्टेटस डॉर्मेंट से। ठीक है, तो दो केसेस हो गए, या तो विद इन 5 ईयर, या तो विद इन कितना बेटा? 7 डेज। 7 डेज किस केस में बेटा? अगर आपने MSC 1 में कोई डिफॉल्ट किया है तो। ठीक है, उस केस में आपसे गलती हो गई है, कोई बात नहीं, आपको मौका दे रहे हैं। अब वापस से क्या ऑप्शन कर लो? एक्टिव स्टेटस। ठीक है, हो गया। डन बेटा। हो गया भैया। इतना स्लो क्या लिख रहे हो नालायक को? ठीक है, देखो यहाँ पर एक सिचुएशन है। व्हेन आरओसी शैल चेंज द स्टेटस ऑफ डोरमेंट टू एक्टिव। कहते हैं सर, डोरमेंट कंपनी, वही वाला जो मैं आपको बताया था कि अगर कोई ग्राउंड्स आपने कुछ गलती हो गई थी, ओमिशंस वगैरह हो गया था,
तो यहाँ पे डायरेक्टर बेटा 7 दिन के अंदर अंदर क्या ऑप्टेन कर लेंगे वापस एक्टिव स्टेटस। या फिर अगर आरओसी रीजनेबल कॉज बिलीव करता है कि जो रजिस्टर्ड है कंपनी डॉर्मेंट का स्टेटस जिसको मिल गया इन जुरिडिक्शन फंक्शन इनडायरेक्टली अफेक्टिंग द स्टेटस ऑफ डॉर्मेंट कंपनी आरओसी इनिशिएट द प्रोसीडिंग ऑफ इंक्वायरी अंडर सेक्शन 206 एंड गिव द रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड। तो इस केस में भी बेटा आपका स्टेटस क्या हो सकता है, डॉर्मेंट से एक्टिव बन सकता है अगर आपके ऊपर कोई इंक्वायरी वगैरह चल रही है तो। ठीक है, तो इसके साथ बेटा ये हमारा चैप्टर समाप्त हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई इशू कोई परेशानी?